We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज के मार्केट ट्रेंड की और ये जानने की कोशिश करेंगे अचानक से जो मार्केट हर दिन एक नए रिकॉर्ड को स्थापित कर रहा था, क्या ऐसा हुआ कि एक फॉल आ गया, सडन फॉल देखने को मिला और अब ये जो लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन का फेज आ गया है। बात करें जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई का एक्शन हुआ है। हम इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले इंडिसेस को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी 22,388 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और अभी मार्केट एक इम्प्रूवमेंट के फेज में आ चुका है। बात करें आज के मॉर्निंग सेशन की तो आप देख सकते हैं इसने अपना लोवेस्ट टच किया आज का 22,328 के आसपास और वहाँ से अब दोबारा से मार्केट इम्प्रूव कर रहा है, पर फिर भी अभी माइनस में ही है, एक बियरिश कैंडल को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो ठीक वैसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है। निफ्टी बैंक का जो रथ है दोस्तों उसमें एक घोड़ा कोटक महिंद्रा बैंक भी है, जिसके वजह से निफ्टी बैंक में एक तेज़ी से गिरावट देखने को मिली थी मॉर्निंग सेशन में, पर अब धीरे धीरे मार्केट खुद को इम्प्रूव कर रहा है। बात करें सेंसेक्स की तो ठीक वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ये सब ऐसा क्यों हुआ, चलिए बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो है ये कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई का एक्शन हुआ है और इसको कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एक बाई के लिए कि ये सबसे बढ़िया बाई का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और उनके लिए थ्रेट भी है जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स पड़े हुए हैं। और ये एक्शन हुआ क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो एक्शन आप जैसा कि आपको याद होगा कि पेटीएम के ऊपर भी अभी कुछ दिन पहले एक्शन हुआ था, ठीक वैसा ही एक्शन इनके भी ऊपर हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंक्स का सबसे बड़ा या फिर प्राइवेट किसी भी फर्म का सबसे बड़ा जो मोटो होता है वो होता है पैसा कमाना, और उस पैसे कमाने की होड़ में ये लोग अपने पीयर्स के साथ जो कंपटीशन करते हैं उसमें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि उनको अपने नियमों का ख्याल ही नहीं रहता। जैसा कि आप देख सकते हैं सीरियस डिफिशियंसीज और नॉन कंप्लाइंसेस हुए हैं रूल्स को लेकर, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं कि आपको बैंक्स को इसी ढंग से चलाना होता है। आरबीआई हमारा एपेक्स बैंक है, वो बैंक ऑफ बैंक्स है और जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सब को रेगुलेट करने का सबसे बड़ा संस्था है, और वो अगर कोई गाइडलाइन देता है तो सारे बैंक्स को मानना पड़ता है। पर अब कोटक महिंद्रा बैंक के तरफ से सीरियस डिफिशियंसीज हुए हैं, नॉन कंप्लायंसेस हुए हैं रूल्स को लेकर, तो इसके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। बात करते हैं एक्शन क्या है। तो जैसा कि पेटीएम के साथ हुआ था कि कोई भी नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ सकता ये ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड में जितने भी सीरियस डिस्क्रिपेंसीज थी उनको अब हटाने की बात की गई है और अगले 3 महीने के लिए इनके पूरे नए ऑनबोर्डिंग्स को बंद कर दिया गया है, जितने भी ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मार पड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक को वो पड़ा है कि ये लोग नए क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। एक प्राइवेट बैंक को जो कि एक कमर्शियल बैंक के तौर पर काम कर रहा है और उसका डायरेक्ट पब्लिक के साथ रिलेशन है, और वो भी महानगर पालिकाओं में भी इनका सबसे ज़्यादा पकड़ है, यानी कि इनके कस्टमर्स वो हैं जो कि एक सैलरी बेसिस पर काम कर रहे हैं। ये कोई ग्रामीण बैंक तो है नहीं दोस्तों कि ठीक है क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी कमाई का जरिया था क्रेडिट कार्ड, वो ही अब इनको इशू नहीं करने को मिल रहा है। अब इस चीज़ का सबसे बड़ा असर पड़ेगा इस कंपनी के ग्रोथ पर। ये कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, अपने पीयर्स के साथ कंपटीशन ही नहीं कर पाएगी। जैसा कि हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी के तौर पर काम करता है और ये कॉन्सेप्ट यूएसए से बोरो किया गया है। यूएसए जब चाहता था कि इंडिया में लोग नए नए चीज़ों को खरीदें, पहले क्या होता था कि एक घर में एक टीवी है, पूरा परिवार बैठ के देख रहा है, तो स्प्लिट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट लाया वो यूएस का ही था। फिर प्लास्टिक मनी को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि भारत में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो उस पैसे को लोग यूज करने लगे। अब ईएमआई का सिस्टम आप देख ही सकते हैं दोस्तों, डेटा के हिसाब से बात किया जाए तो 80% कार्स और 90% आईफोन तो सारे ईएमआई पर ही हैं। प्लास्टिक मनी का ये इतना ज़्यादा पकड़ है अपने मार्केट में, तो अब आप देख सकते हैं उसका असर दिखने लगा है कि ये कंपनी के भी ऊपर ये थ्रेट आ गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स पर ये थ्रेट है
कि अब जब कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी क्रेडिट कार्ड्स की वजह से, तो हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ही स्लो ग्रो करे या फिर बिल्कुल ही ग्रो ना करे, क्योंकि सेविंग अकाउंट से कंपनीज कमा नहीं सकती। या फिर कॉमर्शियल अकाउंट्स में बात करें तो जितने भी आपके करेंट अकाउंट्स होते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, उससे इनकी बहुत कमाई नहीं होती। जो सबसे मेन कमाई का जरिया होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर कमाया गया इंटरेस्ट। तो अब जो मार्केट का ये जो ट्रेंड बना है दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा मार्केट बहुत पुराना नहीं है। 2008 के बाद जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं वो सब नए इन्वेस्टर्स हैं और इतने नाइव हैं कि छोटी से छोटी न्यूज़ बहुत ज़्यादा असर कर सकती है किसी भी शेयर पर। और जैसा कि हम जानते हैं ये शेयर बहुत ही बड़े थ्रेट से गुजर रहा है, इसके वजह से ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही बड़ी है। तो आप उसका असर देख ही सकते हैं। कल 24 तारीख के डेट में 1842 रुपये पर ये जो शेयर बंद हुआ था, आज 25 तारीख में सीधे 1651 रुपये पर हो गया। तो ये अचानक से जो फॉल हुआ है ये इसी वजह से हुआ है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं 1644 रुपये के वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है ये मार्केट में। इसने 1600 तक की वैल्यू को भी टच किया है आज के मार्केट में। और बात किया जाए इसका जो पी रेशियो है दोस्तों, वो भी ओवर वैल्यूड जोन में है, मतलब एक चेन रिएक्शन टाइप का बन रहा है। अब बात करें कि अब आने वाले समय में आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, तो अभी आपको ना एवरेज का सलाह है ना ही बाइंग का। अगर आप एक पहले से इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि ये शेयर कहाँ पे रुकेगा कोई आइडिया नहीं है, और बाइंग की भी कोई सलाह नहीं है। और ये बैंक अगले 6 महीने तक अंडर परफॉर्म करेगा। जैसा कि आपको याद होगा HDFC बैंक के ऊपर भी जब ठीक इसी तरह की एक बार एक्शन आई थी RBI के तरफ से, तो उसको 6 महीने क्या 15 महीने लग गए थे। तो हम तो फिर भी 6 ही महीने बोल रहे हैं, क्योंकि कोटक बैंक हो सकता है आने वाले समय में जब भी अपने पी रेशियो को चेंज करे, अपने डिस्क्रिपेंसीज को हटाए, तो इसको जल्दी से इस एक्शन से मुक्ति मिल सकता है। इवेंचुअली जो स्टॉक है वो 50% इन्वेस्टमेंट आप इसमें से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्री ऑक्युपाइड हैं, इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो ज़्यादा नहीं 50% तो आप इसमें से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आज नहीं तो कल बढ़ना ही है। साल भर का समय ले सकता है, लेकिन आपको कोई रिटर्न कमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको कॉल लेना है कि आपको शिफ्ट करना है या नहीं। बात करें कि आपको अगर पैसा शिफ्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ICICI और HDFC आपके लिए गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। बात करें सेविंग अकाउंट वालों के लिए, तो सेविंग अकाउंट का तो पैसा बिल्कुल सेफ है दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 199 रुपये या फिर 200 रुपये के आसपास ये मार्केट में फॉल किया है, और ये फॉल बहुत बड़ी थी मॉर्निंग के टाइम में, लेकिन अभी ये सुधार करने लगा है खुद को, ठीक वैसा ही जैसा कि निफ्टी बैंक में आपको पोजीशन देखने को मिल रहा है। बात करें कि इसमें जो ट्रेड हुए हैं दोस्तों, आज के डे में जो ट्रेड हुए हैं वो अनबिलीवेबल डाटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 5 करोड़ के आसपास इसमें वॉल्यूम आ चुके हैं, और जो ट्रेडेड वैल्यू है वो रिकॉर्ड हुई है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए की ट्रेडेड वैल्यू हो गई है। बात करें इतनी ज़्यादा ट्रेडेड वैल्यू आई है तो पूरे बैंक सिस्टम में आई है या फिर सिर्फ कोटक में ही, तो जो दूसरी सबसे बड़ी ट्रेडेड वैल्यू है वो है आज के मार्केट में एक्सिस बैंक की, जो कि सिर्फ 2,000 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं इसमें। और आप देख सकते हैं जो बिडिंग हो रही है लगातार बाई और सेल की, उसमें सेल का वैल्यू कितना ज़्यादा है। बात करें एस्टिमेट्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें सेल के एस्टिमेट अचानक से बढ़ गए हैं और होल्डिंग भी लगभग बढ़ते ही जा रही है। कंपनी में कोई खराबी नहीं थी दोस्तों, ROE बढ़िया था, इसके पास बुक वैल्यू अच्छी थी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी वो थी इसकी पी रेशियो, जो कि इंडस्ट्री पी से लगातार हाई होते जा रही थी। और वहीं इसके पीयर्स को देखें तो ये अपने पीयर्स में चौथे नंबर पर आती है, लेकिन इसका जो पी रेशियो इंडस्ट्री पी से बहुत हाई था। इसी वजह से इस शेयर में एक चेन रिएक्शन टाइप को देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जब इसका डिस्क्रिपेंसीज हटेगा, रिपोर्ट दोबारा से जाएगा RBI के पास, वो लोग रिकंसिडर करेंगे, तब देखने वाली बात होगी कि ये कंपनी किस ओर लेकर जाती है। तो अभी आप एवरेजिंग भी ना करें, बाइंग भी ना करें, 2% महंगे पे खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी इसमें इन्वेस्ट होने से बचें। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जैसा बैंकों का होना चाहिए ठीक वैसा ही था। लेकिन दिक्कत जो सबसे बड़ी आई इसके रूल ना मानने की वजह से आई। रूल्स बनते हैं आपको फॉलो करने के लिए, जो डायलॉग्स बोले जाते हैं दोस्तों कि रूल तो बनते ही हैं तोड़ने के लिए, तो उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। इसलिए आप मार्केट को सीरियसली फॉलो करिए और
कोटक महिंद्रा बैंक के सारे न्यूज़ को बहुत ही सीरियसली फॉलो करते रहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। और इन्वेस्ट होने से पहले भी आपको सारे रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में यही तक दोस्तों। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें DM कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।